आज की वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड रहेंगे। ये सेकंड पार्ट है प्रैक्टिकल का हमारा। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। तो इसमें मैं एट्थ क्वेश्चन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही लूँगा। तो देखिए, क्वेश्चन को हमेशा की तरह पहले अच्छे से पढ़ लेना है। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, ये जो क्वेश्चन है वो डी के गोयल बुक से लिए गए हैं, जो APC पब्लिकेशन प्रिंट करती है। ठीक है। ये क्वेश्चन में कहता है कैश बुक मेंटेन करना विद कैश एंड बैंक कॉलम, आल्सो पास जर्नल एंट्रीज व्हेन नेसेसरी। यानी जहां पर हमारे पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक विद बैंक कॉलम में नहीं होगी, उसको हम जर्नल में पास करेंगे। ऐसे जर्नल को आप क्या कहते थे? जर्नल प्रॉपर। ऐसे जर्नल को आप जर्नल प्रॉपर कहते थे। ठीक है। वो सारी ट्रांजैक्शन जो हमारे किसी भी हमारे कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक में नहीं आती, उसको हम जर्नल प्रॉपर में डालते होते हैं, और वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है। ये हमारा डेबिट बैलेंस है और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। तो हम 2020 अप्रैल 1 से शुरू कर रहे हैं और जो कि 30 तारीख तक रहेगा। तो हम 1 मई को ये अकाउंट जो है, यानी 30 अप्रैल को ही अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 6200, 18500 लिख देते हैं। तो मैंने ये प्रोफॉर्मा पहले ही बना लिया है। ठीक है। आप इसी तरह लाइन लगाकर ये प्रोफॉर्मा बना लें, और हमेशा क्वेश्चन को प्रोफॉर्मे के साथ करें तो क्वेश्चन जो है ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हमारे पास 2020, हम क्या करें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो बैलेंस ब्रोट डाउन हमने कर लिया। कैश हमारे पास 6200 था, बैंक में कुछ नहीं था, हमारा नेगेटिव बैलेंस है, तो उसको 2020 की ही अप्रैल 1 को हम लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ये एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। तो हम इसे लिख देते हैं बैंक साइड में कितना रहेगा, 18,500 रुपये। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में ये होने के बाद, रिसीव ए चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक। हमने चेक रिसीव किया हरी से और बैंक में पेड कर दिया ऑन द सेम डे, उसी डे को ये किया है। तो चेक रिसीव किया हरी से, उसी दिन अगर बैंक में जमा करवाया तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है। आप जानते हैं दोनों ही साइड में अगर इंक्रीज हो तो इस तरफ, डिक्रीज हो तो इस तरफ। तो हमारे पास दोनों ही अकाउंट अगर इंक्रीज होंगे, कैश इंक्रीज होगा या फिर बैंक इंक्रीज होगा इस तरफ, अगर कैश डिक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा तो इस तरफ। तो हमारे पास हरी से जो चेक रिसीव हुआ है, हमने बैंक में जमा करवाया है, तो हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है, तो बैंक किस तरफ लिख देंगे आप, 1300, और 2 तारीख को हम कर देते हैं टू हरी। ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है, आगे क्वेश्चन में कहता है रिसीव ए चेक फ्रॉम विनोद। विनोद से चेक रिसीव हुआ, बट ये क्वेश्चन में ये अभी ये नहीं बताया गया इस स्टेटमेंट में, इस लाइन में, कि 3 तारीख को ही हमने वो चेक बैंक में जमा करवाया या नहीं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिट इनटू बैंक, वो कब करवाया गया, 5 तारीख को करवाया गया। तो ये जो ट्रांजेक्शन है हमारी 3 तारीख वाली, ये कैश बुक में नहीं होगी, ये कैश बुक में नहीं होगी, ये कहां होगी, जर्नल प्रॉपर में होगी। तो इसकी जर्नल प्रॉपर की एंट्री हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड 3 अप्रैल को हम कर देते हैं यहां पर 2020 अप्रैल 3, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विनोद। ओनली विनोद कर देंगे या विनोद अकाउंट भी कर सकते हो आप। हमने क्या करवाया है, चेक जो है रिसीव किया है फ्रॉम विनोद से। ठीक है। कितनी अमाउंट था चेक, 3300 रुपये का था। तो हम डेबिट साइड अमाउंट में, ये डेबिट साइड अमाउंट होती है और ये क्रेडिट साइड अमाउंट होती है, तो डेबिट साइड में भी लिख देते हैं और क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं।
और ये जर्नल एंट्री को क्लोज कर देते हैं एक लाइन लगाने के बाद। अब ये जो एंट्री हमारे पास, ये जो थी वो 5 तारीख को ही चेक को हमने जमा करवाया बैंक में। तो 5 तारीख को हमारा बैंक जो है बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है? 3,300 से बैंक बढ़ गया है। तो बैंक बढ़ा है, बैंक को हमने लिख दिया। और किस तरह से बढ़ा है? 5 तारीख को हमने चेक जमा करवाया था, तो यहां पर क्या होगा? चेक इन हैंड। अब जो हमारे पास चेक था वो हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन को, 5 तारीख के बाद आगे पढ़ लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, फ्रेट पेड इन कैश। हमने माल खरीदा, जब माल खरीदा तो उसका पैसा तो हमने चेक से दिया, और उस पर लगने वाला फ्रेट जो है वो हमारा हमने कैश दिया। अब ये ध्यान रखना, वैसे तो नॉर्मली आपको याद होगा जब एसेट परचेज करते हैं उस पर फ्रेट लगने वाला एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, बट ये माल जब परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को आप ऐड नहीं किया करते, इसको आप अलग अलग ही शो किया करते हैं। ठीक है, दोनों ही खर्चे हैं, पैसे गए हैं हमारी तरफ से। अब पैसे गए हैं तो आप क्या करेंगे? 5 तारीख को जब कैश जो गया है तो कैश साइड लिख देंगे 250 रुपए। ठीक है, तो ये 5 तारीख को हमने क्या किया? बाय फ्रेट अकाउंट। और दूसरा आपके पास बैंक से गया 20,000 रुपए, 20,000 कर देंगे 5 तारीख को ही बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आगे देखिए, आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में माल सेल किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 6 और 8 तारीख को हमने कैश में माल सेल किया है। एक है हमारे पास 12,220 रुपये और 16,000 रुपये। ठीक है, तो हमने ये दोनों ही कैश में सेल किया, तो कैश इंक्रीज होगा हमारे पास 12,220 रुपये और 16,000 रुपये। एक हमने किया था 6 तारीख को और एक 8 तारीख को। टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं और यहाँ पर भी टू सेल्स अकाउंट कर देते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं। आगे हमें क्या कहता है देखो, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम अप्रैल 8 डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो ये सेल रिसीव हुआ था हमें 8 तारीख को, यानी 16,000 रुपये, ये पैसा हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तो अब हमारा बैंक बढ़ गया है, बैंक बढ़ा तो हमने बैंक में 16,000 लिख दिया। कैश कम हुआ तो कैश में, अगर बैंक बढ़ा है तो बैंक में हमने 16,000 लिख दिया, और कैश कम हुआ तो कैश में हम 16,000 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब अगर बैंक बढ़ा था तो किसकी वजह से बढ़ा था? कैश की वजह से, तो कैश अकाउंट हमने यहां लिख दिया। किस तारीख को है? ये 9 तारीख को है, और यहां पर हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट 9 तारीख को। क्योंकि ये ए की एंट्री दोनों तरफ आ रही है, ये काउंटर एंट्री है, तो हम यहाँ सी लगा देते हैं पहचान करने के लिए। आगे देखिए, 9 तारीख के बाद विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज यानी ड्राइंग कर रहा है, ओनर जो है ड्राइंग कर रहा है, 1,000 रुपए की ड्राइंग करना है। कैश निकाला गया, बैंक से नहीं, कैश निकाला गया है। तो ये हमने कैश हमारा कम हो जाएगा, 1,000 रुपए से कैश हमारा कम हो गया है। ठीक है, और हम कर देते हैं 11 तारीख को बाय ड्राइंग। आगे देखिए, उसके बाद ड्राइंग चेक से भी करता है। ठीक है, 5,000 रुपये चेक से करता है। तो अब चेक से किया तो 5,000 रुपये बैंक से कम हो जाएंगे। जब बैंक से कम हो रहे हैं तो आप बैंक साइड में लिख देंगे। ठीक है, और ये किस 12 तारीख को हमने क्या किया? ड्राइंग की थी, तो बाय ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, अब उसके बाद 12 तारीख के बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट में माल परचेज किया है। जो हमने क्रेडिट में माल परचेज किया है 2,500 रुपये का, उसकी हम कहां पर एंट्री करेंगे? कैश बुक में एंट्री हम नहीं करेंगे। तो कहां करेंगे इसकी एंट्री? इसकी एंट्री हम करेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में हमने परचेज किया है 14 अप्रैल को, अप्रैल 14 को, तो हम कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट
टू सुरेश। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितने का माल था? 2500 का था। तो डेबिट साइड में भी 2500 और क्रेडिट साइड में भी 2500 लिख देते हैं। आगे देखिए, आगे डेबिट साइड में। और अब देखिए, अब ये हो गया हमारे पास पेड टू सुरेश बाय चेक। सुरेश को हमने माल पैसा दिया है, चेक से पैसा दिया है 2500, जो माल हमने खरीदा था। अब उसको चेक से पैसा दे दिया। अब चेक से पैसा देंगे तो कैश हमारा क्या कम हो जाएगा? बैंक कम हो जाएगा। ठीक है, 2500 से हमारा बैंक कम हो जाएगा, हम कम कर देते हैं। और ये दिया है हमने सुरेश को, तो 16 तारीख को हम बाय कर देते हैं सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट हो जाएगा, या सुरेश आप अकेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 तारीख के बाद रिसीव ए चेक फ्रॉम अजय, नोट बैंक। नोट बैंक का मतलब बैंक में जमा नहीं करवाया गया अभी तक, हमने ये पैसा बैंक में जमा नहीं करवाया। अगर बैंक में जमा नहीं करवाया तो हमारे पास चेक इन हैंड होगा। ये अजय से 17 तारीख को चेक इन हैंड होगा, तो ये कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी, ये हम कैश बुक में नहीं करेंगे। तो ये कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में करेंगे, जो हमारी अप्रैल 17 को हो जाता है क्या? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। सिर्फ अजय भी लिख सकते हो। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय। कितने का चेक था? 3700 रुपये का चेक था। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जर्नल एंट्री को क्लोज कर देते हैं। 17 तारीख के बाद अब देखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय इंडोर्स टू विजय। जो चेक रिसीव हुआ था अजय से, वो हमने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देना। हम क्या करते हैं नॉर्मली, मैं इसको समझा देता हूं। मान लीजिए ये अजय है, ये आप हैं, और ये विजय है। आपने चेक रिसीव किया इससे, तो आपने क्या एंट्री की? आपने एंट्री की चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय एक पर्सनल अकाउंट है, अजय एक पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर, यहाँ फार्मूला जो रहा है हमारा, वो है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, चेक इन हैंड हमारे लिए चेक एक बार आप एसेट मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बैंक में जमा नहीं कर गया। अगर पर्सनल अकाउंट जब होता, तब ये, अब ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में मान लेते हैं हम इसको, रियल अकाउंट की कैटेगरी में। जब आपका ये चेक आपके पास से जाएगा, ये डेबिट व्हाट कम्स इन हुआ था, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ठीक है, और डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो आप क्या करेंगे? विजय को डेबिट करेंगे, विजय को डेबिट करेंगे, और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बैंक कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर देखिए, आप जो है 2020 की अप्रैल 20 को आप क्या करते हैं? विजय डेबिट कर देते हैं टू चेक इन हैंड अकाउंट। वो चेक जो था हमने अजय से लिया था, उसी को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। तो कर देते हैं बीइंग चेक इंडोर्स। इंडोर्स, ये इंडोर्समेंट ही कहलाता है। इसको हमने चेक को क्या कर दिया है? इंडोर्स कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसका हमने इसको भी हमने एंट्री नहीं करना। रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक रिसीव किया हमने महेश से और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक इंक्रीज हो गया आपका। बैंक इंक्रीज हो तो हम यहाँ लिखते होते हैं 2700 रुपये से हम लिख देते हैं 2700 रुपये। ये मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ब्लैक। 2700 रुपये किससे रिसीव हुआ था? महेश से, तो कर देते हैं महेश 22 तारीख को। ठीक है, आगे देखिए,
महेश के बाद अब है रिसीव चेक 1000 एंड चेक ऑफ 1200 फॉर कैश सेल्स। ठीक है, अब यहां पर देखो कहता है रिसीव कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल्स। हमें कैश सेल्स किया है, कैश सेल्स हमने टोटल किया है, उसके लिए चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, अब चेक रिसीव हुआ है, सेल हमारी यहां पर जो सेल चेक रिसीव हुआ तो ये बैंक में ही जाएगा ना, ये कैश सेल में काउंट का नहीं हो पाएगा। तो जब आपका यहां पर बैंक बढ़ गया है, बैंक इंक्रीज हुआ आपका यहां पर और कैश इंक्रीज हुआ आपका यहां पर, तो उसी तरह आप डाल देंगे। तो टोटल सेल की वजह से हुआ ये, तो आप यहां पर क्या करेंगे, बैंक इंक्रीज हुआ आपका 1200 से और कैश इंक्रीज हुआ है 1000 से, और 2 कर देंगे यहां सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये कब हुआ है, 24 तारीख को। आगे देखिए, आगे कहता है पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में जाकर जमा करवाया 10,000 रुपये, तो बैंक बढ़ गया है हमारा, बैंक बढ़ गया है और कैश कम हो गया है 10,000 से। बैंक जो बढ़ा है वो कैश की वजह से बढ़ा है, और कैश जो बढ़ा है कम हुआ है वो बैंक की वजह से कम हुआ है। तो हम यहाँ कर देते हैं, किस तारीख को हुआ था ये 25 तारीख को हुआ था। पहचान करने के लिए हम सी लिख देते हैं। ठीक है, ये 25 तारीख को हुआ था। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, रिसीव ए चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू बैंक इमीडिएटली। हमने प्रेम से चेक रिसीव किया और उसी वक्त बैंक में जमा करवा दिया, तो बैंक उसी वक्त बढ़ जाएगा। तो 4,150 रुपये से बैंक बढ़ गया टू प्रेम। ठीक है, प्रेम से 26 तारीख को हमने कर दिया, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बैंक नोटिस दैट प्रेम चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, द बैंक चार्ज 20 रुपीज फॉर दिस चेक। देखो बैंक ने डिसऑनर कर दिया, हमारे पास हमने जो 4,150 रुपये हमने बैंक को बढ़ाया था, बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो बैंक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 4,150 से तो होगा ही होगा। इसके अलावा बैंक ने 20 रुपये आप पर खर्च और लगा दिया, चार्ज लगा दिया। तो एक तरह से देखा जाए बैंक ने टोटल चार्ज जो है 4,170 रुपये कर लिए हैं, जिसमें अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, 4,150 तो आपका बिल ही था, यानी चेक ही था, और दूसरा 20 रुपये आपके खर्च के। तो आपको बाय यहां पर जो प्रेम है, बाय जो प्रेम है उसको आप 4,170 से कर देंगे। ठीक है, कब कर देंगे, ये 30 तारीख को कर देंगे, 30 तारीख को दिया गया है, 28 तारीख को, सॉरी, ये 28 तारीख को कर देंगे। आगे देखिए, आगे कहता है किशोर डिपॉजिट डायरेक्टली इनटू और बैंक। ठीक है, 3,000 उसने डायरेक्टली बैंक बढ़ गया, कोई डायरेक्टली जमा कराए इनडायरेक्टली जमा कराए, हमारे बैंक में जमा होने चाहिए। तो बैंक में अगर जमा हो रहे हैं तो हमारे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली 3,000 रुपये हो गए हैं, तो हम कर देंगे टू किशोर। ठीक है, ये भी 28 तारीख को ही है। आगे देखिए, 28 तारीख के बाद बैंक हैज चार्ज 60 रुपीज फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। तो हमें 60 रुपये तो बैंक चार्जेस देने और 720 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट के देने, तो ये अलग अलग है, बैंक चार्ज को अलग लिखेंगे आप, बाय बैंक चार्जेस ये भी खर्चा होता है, और बाय हमारे पास इंटरेस्ट ये भी खर्चा होता है, इंटरेस्ट के 60 रुपये और बैंक चार्जेस के 720 रुपये। बस, और हम क्या करें अब, और कुछ नहीं, और हम बैलेंस निकाल देते हैं, सभी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो तो डेबिट साइड हमेशा ही बड़ा ही होगा, तो आप डेबिट साइड का टोटल कर लें, पहले ही डेबिट साइड का टोटल किया तो ये हो जाता है 35,420 रुपये। अब यहाँ पर कैश का जो बैलेंस होगा, जितना भी हो आप टोटल कर लें, एक बार टोटल किया आपने 27,250 है, उसमें से 35,420 में से 27,250 लेस करेंगे तो 8,170 रुपये आता है। ठीक है, तो ये ही आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी है बैलेंसिंग फिगर। और आप कर देंगे, मैं ब्लू से कर देता हूं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैंक जो है था वो बैंक ओवरड्राफ्ट से था, तो आप दोनों का टोटल करके देखेंगे। पहले आपने टोटल किया
इसका टोटल किया, आपका टोटल आता है 41,650 रुपये। और इसका टोटल आता है 50,950 रुपये। यानी बैंक ड्राफ्ट अभी भी, हमारा जो ओवरड्राफ्ट था अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप 50,950 में से 41,650 लेस करेंगे, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 9,300 रुपये, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। ये जो है आपकी बैलेंसिंग फिगर है। और कर देते टू बैलेंस कैरी डाउन 30 तारीख को। और नए साल में आप क्या करेंगे, सॉरी नए महीने में आप क्या करेंगे, बैलेंस को ब्रोक डाउन कर लेंगे। यानी ये वाला बैलेंस जो होगा इसको आप इधर लेके जाएंगे, और ये वाला जो बैलेंस होगा उसको इधर लेके आएंगे। तो बस आप कर दें यहाँ पर। तो मैं कर देता हूँ टू बैलेंस जो है ब्रोक डाउन हो जाएगा। कैश बैलेंस 8,170, और बाय बैलेंस ब्रोक डाउन हो जाएगा बैंक 9,300 रुपये। इस तरह से आप आसानी से कर देंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। देखिए, और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा मैंने इसका जानबूझ के नहीं बनाया था। तो देखिए, परफॉर्मा तो बड़ा ही आसान होता है। आप लाइन लगाएं, सीधी सीधी सी लाइनें स्केल से लगा लें, और इसको पहले एक टी, बड़ा टी बन जाएगा। उस टी को मैं थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, दो कॉलम इधर लगाएं और एक कॉलम इधर। इसी तरह दो कॉलम इधर और एक कॉलम इधर। और हमारा ये कैश बुक बन जाएगा, कैश बुक विद बैंक कॉलम। ठीक है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेट है, फिर पर्टिकुलर, फिर हमारे पास कैश और बैंक। इसी तरह डेट, पर्टिकुलर, कैश एंड बैंक। बस शुरू कर दें अब। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया गया है, दोनों ही डेबिट बैलेंस हैं। तो हम डेबिट बैलेंस से शुरू कर देते हैं, डेबिट साइड से। क्या कब है, जून को। तो हमने जून 1 को। ठीक है। आगे साल नहीं दिया गया तो हम साल नहीं लिखेंगे। तो हमने कर दिया टू बैलेंस ब्रोक डाउन 2,800 रुपये और 7,000 रुपये। डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू आउट बैंक। हमने एक बिल डिस्काउंटेड किया। ये डिस्काउंटेड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप बिल के बारे में पूरी जानकारी, बिल ऑफ एक्सचेंज एक पूरा चैप्टर आएगा उसमें लेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर आता है। जो पर्सन, बिल ऑफ एक्सचेंज भी दो टाइप के होते हैं वैसे तो। एक होता है हमारे पास प्रोमिजरी नोट, और एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए जिसने पैसे देने हैं उसके लिए बिल्स पेबल है, और जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है। अब होता क्या है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में एक फैसिलिटी होती है डिस्काउंट की। और ये डिस्काउंट कौन करता है, ये बैंक करता है। हमें अभी फिलहाल यही पता करना है ये क्या करता है, ये डिस्काउंटिंग थोड़ा सा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी है। देखिए, अब इसके पास ये बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल का मतलब, इसने बिल को राइट किया, कहा कि मैंने 1,000 रुपये लेने, 10,000 रुपये लेने हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये लेने हैं। ये वाई है और ये एक्स है। एक्स से इसने, यानी वाई ने 10,000 रुपये लेने हैं एक्स से, और ये एक बिल लिखता है और इसके ऊपर साइन खुद भी करता है, और ये बिल को ये भेज देता है किसके पास, एक्स के पास। एक्स इसी बिल पर अपनी एक्सेप्टेंस दिखाता है, कैसे, साइन करके। अब क्योंकि इसको ये कहता है, इस बिल पे टाइम लिमिट होती है, मान लीजिए 3 मंथ। 3 मंथ्स के बाद एक्स जो है वाई को पैसे देगा, बट वाई को आज पैसे चाहिए, 3 महीने पहले पैसे चाहिए। तो ये बिल लेकर जाता है बैंक के पास।
ठीक है, ये बिल लेकर जाता है बैंक के पास और बैंक को ये बिल दे देता है 10,000 रुपए का। अब इसको भी समझ लीजिए, ये आज मान लीजिए कोई भी डेटा 1 अप्रैल 2020 है, मई जून जुलाई, अप्रैल से मई, मई से जून और जून से जुलाई, ये मान लीजिए 30 जुलाई को ये पैसे एक्स ने देने थे, एक्स 30 जुलाई को पैसे देगा, बट बिल आज बना है। अब क्योंकि बैंक पैसे आपको आज दे देगा, बैंक के पास आप आज जा रहे हो और बैंक आपको 10,000 रुपए के बदले में, उस बिल के बदले में पैसे देगा। 3 महीने जो है, 3 महीने का ब्याज बिल बैंक जो है आज ही आपसे ले लेगा और इसके लिए कुछ पैसे कट कर लेगा। वो सेफ और रेट जैसे हमने कहा, मान लीजिए 10% डिस्काउंटिंग, तो 10,000 में से 10% 1,000 कट कर लें तो वो 9,000 उस वक्त में देगा और बाद में जो है एक्स से पूरे 10,000 रुपये ले लेगा। इस तरह से बैंक जो है अपनी इस सर्विस के बदले में 1,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। इसी को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हुआ क्या, यहां पर बैंक बिल डिस्काउंट किया है, बिल एक्सचेंज 1% थ्रू आउट बैंक। 5,000 का बिल था, 1% कितना हो जाता है, 1% 50 रुपये हो जाता है। ठीक है, हमारे बैंक में पैसे आ गए 5,000 में से 50 रुपये कम, यानी कहने का मतलब 4,950 रुपये। ठीक है, टू कर देते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट 10 तारीख को। आई होप ये समझ आया होगा। कैश सेल, कैश बढ़ गया, 6,000 कैश की तरफ करो और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 15 तारीख को, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया 3,000, तो बैंक इंक्रीज हुआ है, बैंक इंक्रीज हो तो ये, कैश इंक्रीज हो तो ये, कैश डिक्रीज हो, बैंक डिक्रीज हो। हमारे पास पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाया 3,000, बैंक तो बढ़ गया, कैश कम हुआ। ठीक है, बैंक बढ़ा है तो हम कर देते हैं टू कैश अकाउंट, और यहाँ कैश कम हुआ है तो कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया, काफ़ी इतना नीचे नहीं लिखा जाना चाहिए था। ये 18 तारीख की ट्रांजैक्शन है और इसके दोनों के आगे हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। ठीक है, आगे रेंट पेड 700 रुपये, पैसा गया है हमारे तरफ से, तो 700 रुपये हमने क्या कर दिया, 20 तारीख को बाय रेंट कर दिया। बैंक चार्जेस 100 रुपये, बैंक चार्जेस बेटा हमेशा ही बैंक से ही कटते हैं, तो आप बैंक को ही कम करेंगे हमेशा ही, तो 100 रुपये आप कर देते हैं बैंक चार्जेस। बैंक आपसे चार्जेस के रूप में कैश नहीं लेता, वो आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसी में से कट कर लेता है। विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक कम हो गया है, 1,500 रुपये तो इधर डाल दिए हैं, और किस वजह से कम हुआ है, ड्राइंग की वजह से, तो ड्राइंग को आप क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। आगे कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय, तो इसको ट्रांजेक्शन को आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश में नहीं है, बस आप यहाँ पर अब टोटल कर लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। तो टोटल करके बैलेंस निकाल लेते हैं हम। देखिए टोटल किया, इस साइड का टोटल जो है वो हमारे पास 8,800 रुपये आता है, इस साइड का टोटल बहुत ही कम है, तो हमारे पास हम क्या करें, यहाँ पर 8,800 लिख लेते हैं और जो 3,700 रुपये लेस कर दें तो 5,100 रुपये हमारी बैलेंसिंग फिगर बचेगी। इसी को हम लिख देंगे यहाँ 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इस तरफ भी हमारा टोटल ज़्यादा है, 14,950 रुपये है, ये भी हमारे पास 14,950 लिख कर बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं 13,350 रुपये। इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक के आप क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।